Okay, so constitutional law. So first of all, as we started in the political sciences as well, that firstly कुछ भी subject पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसकी nature क्या है, वो है किस चीज का नाम, what it in its इसका essence क्या है, उसकी basics क्या है. So कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अगर हम ब्रेक डाउन करें, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंसेस को ब्रेक डाउन करके पढ़ने की कोशिश की थी, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं. अच्छा, आप कहीं भी मुझे रोक सकते हैं, कहीं भी टाइप कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं. आई एम ऑलवेज ओपन टू इट. इट शुड नॉट बी अ वन वे लेक्चर. वो तो जूम है, इसलिए हम जो है डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से वी encourage you guys to mute so that there could be just one person talking के सुनने में कोई disruptions ना आए. But if you guys have something to contribute, you can always unmute your mic and speak in what you would want to speak. It should not be one way. तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके जहन में है जो कि इस चीज के वैल्यू को ऐड कर सकती है, तो I was always appreciate that you guys go ahead without even second thought. सही गलत की बात में देखेंगे हम कि यार वो कितना सही था या कितना गलत था, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. बट आई वुड हाईली इंकरेज कि आपके दिमाग में कोई भी चीज आ रही है उसको स्ट्रीमलाइन करके बोलने की कोशिश जरूर करें. Because that's something which would be required in the exam as well. The exam में कोई भी examiner आपको नहीं आगे बता रहा होगा कि constitution क्या है, law क्या है. वहाँ पे आपसे आपकी जो synthesized knowledge है उसको टेस्ट कर रहे होंगे कि यार आप उसको streamline कितना कर सकते हैं, आपके जो दिमाग में thoughts है वो connected कितने, coherent कितने. वो connection and coherence तभी आएगी when you speak more, when you write more, when you put them out more. They must not just reside in your thought process. They must come out in some way or the other, be it reading, be it writing or be it speaking. So writing practices पे तो हम बाद में आएंगे जब हमारे syllabus खत्म हो जाएंगे, लेकिन बोलने से तो कोई नहीं रोक रहा आपको. आप अभी भी बोलें, अभी भी जितना आपको समझ आ रहा है speak it out. So we can see कि bump कहाँ पर है, कहाँ पे prepare हो सकता है, कहाँ पे improve हो सकता है. खैर, jumping on to the lecture again. What is constitutional law? तो इसको अगर हम break down करें तो constitution बहुत बेसिक सा वर्ड है. आइन, आइन की बालादस्ती. न्यूज में मतलब ट्विटर खोलें, न्यूज खोलें, जियो न्यूज खोलें तो आपको हर दूसरा तीसरा पॉलिटिशियन ने कहता हुआ मिलेगा कि आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है, आइन है हमारा. कुछ लोग इसको पीस ऑफ पेपर भी कह देते हैं, लिखना नहीं है पेपर में, लेकिन इसको पीस ऑफ पेपर भी कह देते हैं कि आज फाड़ दूं, कल आई शुड टेयर इट अप एंड इट वुड होल्ड नो वैल्यू. सो ऐसी मतलब बहुत ही आम सी चीज है हमारी जिंदगी में. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ कि आइन क्या चीज है. उसके बाद लॉ, कानून, आईनी कानून. सो बेसिकली हमारे पास कोई भी जब कानून होता है तो उसकी कुछ किस्में होती हैं. फॉर एन एग्जांपल लीगल फील्ड में यू कैन सी criminal law, you can have for an example civil law. So उसी तरीके से we have the constitutional law as well. So constitutional law में होता क्या है कि it is said to be the supreme law of land. बाकी सारी laws की जो fields हैं they fall in the purview of the constitutional law some way or the other. आपकी जो क्रिमिनल लॉज हैं, आपकी जो सिविल लॉज हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स रूट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ जरूर रही होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से. दे कैन नॉट बी डाइवर्स्ड फ्रॉम इट. वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकते. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. एक जमीन का, एक जगह का, एक एराजी है फॉर एन एग्जांपल, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा कानून होगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस मुल्क का आइन कहते हैं. पाकिस्तान में भी है, हमारे पास भी एक आइन है और हमारी आईनी तारीख है. अगर आप शुरू से, वो बाद में हम पढ़ेंगे जब हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम आए, क्यों. फॉर एन एग्जांपल हमने कहाँ से शुरू किया, 1935 इंडिया एक्ट में क्या था, फिर 1949 के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह का मतलब क्या था, जिना का उस पर विजन क्या था. उसके बाद हमने 56 में कौन सा आइन ऑप्ट किया, वो आइन क्यों खत्म हुआ, फिर 65 में कौन सा आइन आया, 62 में कौन सा आइन आया, वो क्यों खत्म हुआ, और फिर 73 में कौन सा आइन आया और वो आज तक क्यों चल रहा है. और फिर उसमें अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हुई, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन सी थी, सेकंड अमेंडमेंट कौन सी थी, 8th अमेंडमेंट कौन सी थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 18th अमेंडमेंट कौन सी थी, जिसने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीशेप कर दिया. तो ये सारी चीजें हम खुश मिलके सुकून से पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हमारे मुल्क में आएंगी क्या हैसियत है. फिर आप उस पर अपने ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से मुल्क की आईनी सूरत हाल ये है, इसको हम इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ये स्टेप्स हमें लेने चाहिए. और
ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए करना, सिर्फ जानना जरूरी नहीं है. यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, यू शुड हैव ऑन एनालिसिस ऑन दैट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर हम हिस्ट्री इसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखेंगे आया कहाँ से, क्योंकि वंस अगेन इसको समझना बड़ा जरूरी है कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं, हम पढ़ किस चीज को रहे हैं. तो अगर दो चीजें होती है ना तारीफ में, एक तो आइडियाज की हिस्ट्री होती है, दूसरी इवेंट्स की हिस्ट्री होती है कि यार किसने क्या कहा और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, तो लोगों की सोच क्या चलती रही और लोग क्या करते क्या रहे. तारीख इन दो चीजों पर ही बेस्ड होती है, और तो कोई चीज तारीफ में नहीं होती अगर मैं उसको कंपार्टमेंटलाइज करूँ. तो आइडियाज की जो हिस्ट्री है, तो आइडियाज में तो कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक हमें आइडिया की सबसे बेसिक शख्सियत मिलती है सोक्रेटिस, ग्रीक फिलोसफी, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद जो फिलोसोफर हमारे पास आता है पॉलिटिकल थॉट में और फिलोसफी में भी, एरिस्टोटल, उधर ही हमें मिल जाता है कि ही वाज द पर्सन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसने सोचा हुआ था, उसकी जो हम पॉलिटिकल थॉट, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में आपने से अगर कुछ लोग हैं तो हम जब वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि Aristotle was the person, for very first person in the recorded history of ideas who came up with the idea of constitution. वो जो उसकी प्लेटो के साथ एक इख्तलाफ था कि there could be no supreme king, no perfect king, but the perfect law through which the land should be governed. उसके बाद हम अगर आ जाए जंप, और भी बहुत लोगों ने इसके बारे में बीच में बात की, बट और फिर हम जंप करें एनलाइटनमेंट एरा पे, मॉडर्न वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे पास आईन है, आईनी सूरत हाल है, आईनी शक्ल है, उसकी जो तारीख हमें मिलती है वो एनलाइटनमेंट एरा में मिलती है. एनलाइटनमेंट एरा क्या था? यूरोप में मेडिवल टाइम के बाद आता है एज ऑफ रीजन, रेनेसांस जिसको हम कहते हैं. रेनेसांस का बाद का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट एरा, 18th लेट 18th अर्ली 19th सेंचुरी. उसमें हमारे पास कुछ थिंकर्स है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की. क्या रियासत और इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में भी कह चुके थे कि रियासत और इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक 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 एक, एक चीज होती है जिसके थ्रू रियासत और इंसान बाइंड होते हैं आपस में. आई कैन नॉट डू समथिंग अगेंस्ट स्टेट, स्टेट कैन नॉट डू समथिंग अगेंस्ट मी. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हमने पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ी है. ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये आइन की बात हो रही है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग वेरी मच सेम. तो जो आइडियाज है उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हैसियत है और कहाँ कहाँ से हम इसको डिराइव करते हैं. मूविंग अहेड, अब हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुआ. जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है आज जो हमारे पास है, उससे पहले भी हमें मिलता है. अब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि दो इवेंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं यही, दिस इज नॉट द हिस्ट्री पेपर, तो दिस जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड. हम इसके अगर पीछे चले जाएं तो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मदीना में एक रियासत कायम की थी, तो चार्टर ऑफ मदीना जब आप इस्लामियात में पढ़ेंगे, दैट इज आल्सो सेड टू बी द कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशन. And so this is, the modern world is not the first to have the constitution. It is a misconception. But since we would be studying modern constitution, so it is very important to know where their roots lie. उनकी 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 जड़ें कहाँ पर हैं. तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा था. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, तो अब हुआ क्या कि यूरोप में इट वाज अ नेक्सस बिटवीन चर्च एंड स्टेट. एक जो रियासत थी, वो पॉप जो होता था वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था उसको. उसकी जो विशफुल थिंकिंग है, विम्स है, उससे बड़ी वो रियासत चलती थी. एम्पायर्स बड़े बड़े उससे चलते थे. तो once the age of reason erupts, once the age of reason comes, the religion was replaced by reason. सोच, अकल, फहम ने मजहब को यूरोप में रिप्लेस कर दिया. उस रिप्लेसमेंट के बाद पहले तो ये होता था ना कि मजहब है, तो जो मजहब में वही आईन है. तो जब अगर मजहब नहीं रहा और इंसानी सोच काबिज हो गई, इंसान का जहन, अकल, फहम, रैशनल रीजनिंग ओवरटेक कर गई, then what would be the mechanism to run a society? फिर रियासत चलेगी कैसे, एक मुआशरा चलेगा कैसे? उसके लिए we developed, और उसके लिए the society is not we, but society essentially developed the idea of constitution, the idea of आइन जिसको हम आज कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. एक ऐसा कानून जिसके ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है. अगर उसमें कुछ लिखा है, दैट इज बाइबल of the modern political philosophy. Whatever is in the constitution, that is the Bible of modern political
फिलोसफी, आप कभी भी उसकी आइन की बालादस्ती को चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस आप पाकिस्तान में और एक डिक्टेटर नहीं है। ये बात पेपर नहीं लिखनी है, आई एम सॉरी, ये प्लस में बता रहा हूँ आपको। तो आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें, कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क उठा के देख लें, देयर यू कैन नॉट चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। ओके, मूविंग अहेड, कमिंग ऑन टू द सीएसएस। इंटेलेक्चुअल बातें तो बड़ी अच्छी लगती है, हमने कर भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम एग्जाम की तरफ भी आ जाता है कि एग्जाम में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों लें और व्हाई शुड वी गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट। सो लेट मी गिव यू अ फ्यू रीजंस, जो मेरी भी रीजंस थी इसकी तरफ जाने की, और मैं आपको भी समझता हूँ कि आपके लिए भी वो रीजंस होनी चाहिए, अगर नॉट नेसेसरली होनी चाहिए, बट दे कुड बी द रीजन। आवाज आ रही है मेरी आपको? आई जस्ट चेक चैट कि उसमें कुछ एक वॉइस के रिगार्डिंग आई हैव अ मैसेज। People are saying it's disconnected. Okay, I am trying to stay close to mic. Once again, as मैं आपसे कहा, आप mic mute करके भी मुझे बता सकते थे अगर. Okay, there are some people saying I'm audible, some people saying I'm not. It's clear. Okay, thank you so much. Thank you. But if I'm not, just mute your mic and stop me. Stop me right away कि यार रहमान ये तुम्हारी आवाज है, और भले आप मुझे सर भी ना कहें, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली कैजुअल। आप बोले रहमान ये आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आई विल रिपीट इट फ्रॉम देयर। बिकॉज़ देखिए इस सबका पर्पस आप लोग हैं, अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी या एक किसी को भी समझ में नहीं आएगी तो दैट वुड बी एन इनजस्टिस टू दिस व्हाटएवर वी आर हैविंग। So I just want you guys step in, and whatever there's a concern, you must communicate it to me, and I would be more than happy to repeat. ठीक है, ओके, मूविंग है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीएसएस में क्यों लेना चाहिए, एग्जाम इसका क्यों देना चाहिए, एंड व्हाई दिस शुड बी रीजन टू गो फॉर इट। देखिए जी, सीएसएस में एक चीज होती है ट्रैफिक। ठीक है, मैं भी बड़ा सुनता था कि यार इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन ट्रैफिक से बड़ा फर्क पड़ता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सब्जेक्ट पे अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कॉम्पिटिटिव नेचर इटसेल्फ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, थोड़ी सी है तो बड़ा इनप्रेडिक्टेबल, इस चीज के हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। दिस इज द लास्ट रीजन व्हिच आई एम गिविंग टू यू गाइस, बट मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी किसी के पास रीजन नहीं है ना, एंड अगर इफ एवरीथिंग इज जस्ट कंप्लीटली ब्लैंक, कंप्लीटली फ्लैट, कि आपके पास कोई प्रायोरिटी बन ही नहीं पा रही है, देन वन रीजन इज क्या, ट्रैफिक। ये बड़ी लास्ट चॉइस होनी चाहिए। वंस अगेन सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपकी एकेडमिक एक्यूमेन होनी चाहिए, बट दीस आर द थिंग्स जो मैं आपको पिछली दफा भी बता चुका था, बट आई विल रिपीट देम एज वेल। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक इसमें बड़ा कम है, देयर आर वेरी लेस पीपल अटेम्प्टिंग इट अराउंड। अमूमन मेरे ख्याल से अगर आप क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल लॉ से इसको कंपेयर करें तो उसका कोई 15 या 20% बचा यहाँ पर बैठता है। तो अगर आपकी जब ट्रैफिक कम होती है तो कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाती है, आप थोड़ा सा भी अच्छा उसमें परफॉर्म कर लें तो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस टू स्कोर गुड मार्क्स। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट, just one of the basic reason. Similarly, if you are having subjects which are similar to this one, for an example political sciences, for an example public policies and governance, so these are subjects which very much overlap with this subject as well. And apart from that, if you are going for Indo-Pak history, European history, these subjects do also help in constitutional law. So there's a huge overlap with these subjects. आप उन यूरोपियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 5 से 6 यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपको पढ़ने हैं। So if you know about the European history, you would definitely be somehow reading them. क्या हम पढ़ क्या रहे हैं? Political sciences में you study political system, उसकी छोटी सी extension है constitutional systems. तो there over there that you would also there's a great overlap. आपका सब्जेक्ट वैसे वैसे ही उसमें तैयार हो जाता है। अगर आप तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करें तो पॉलिटिकल साइंसेस में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, दे आर वेरी मच द सेम। कुछ पॉलिटिकल डोमेन में कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में आता है। फॉर एन एग्जांपल, जब डिकेड ऑफ 1990s आई, डिकेड ऑफ इंस्टेबिलिटी आई, 1990s की डिकेड अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो पाकिस्तान की तारीख की, तो इट वाज सेड टू बी द म्यूजिकल चेयर। पहले बीबी की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर बीबी की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर मार्शल लॉ, फिर 10 साल का मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ के बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये पॉलिटिक्स है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला 2010 में? 18th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो whenever there is a political development, it leads to constitutional development. So they are very much connected.
बट वंस अगेन दे आर नॉट द सेम। कभी भी कोई अगर आपको कहे कि चीज सेम है सिर्फ अपनी बात प्रूव करने के लिए, नेवर एवर बाय दिस आर्गुमेंट। This is completely a separate subject, but since it's a social science, they are highly connected, highly linked. Apart from that, in Pakistan affairs, you will have a fair idea. आज आप 2019 18 या 19 के पेपर्स में, 17 18 19 के पेपर्स में अगर आप उठा के देखें, अगर मुझे याद आ रहा है और मैं गलत नहीं हूँ, तो पाकिस्तान अफेयर्स के आपके एग्जाम्स, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपके एक सवाल तो आता ही आता था हर साल के 56 72 में कंपैरिजन करें, 18th अमेंडमेंट पे सवाल आ जाता था, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल्स ऑफ पाकिस्तान पे सवाल आता है। तो पाकिस्तान हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको एक चीज बड़ी हेल्प करती है। तो इसकी नेचर सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा वंस अगेन वेरी वाइड, वेरी गुड। एंड लास्टली इट गिव्स यू एग्जांपल्स। आई मीन ये चीज पढ़ते हुए ना आपका माइंड बड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। कैसे हो जाता है, लेट मी टेल यू। सो व्हेन यू रीड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाट हैपेंस इज यू स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फॉर एन एग्जांपल, जर्मनी। No, Germany is not in that. Would be studying political science. I'm extremely sorry. For an example, you study the constitution of India, you study constitution of Turkey, so you learn from them. उनकी आईनी तारीख से और आईनी स्टैचर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचर हम अंग्रेजी में कहते हैं, you learn from them a lot. I mean, you would be in a better position to say then that what are the reasons behind our underdevelopment. So this is a very comparative subject. You study our country, you study someone else's country, and based on the comparative analysis you develop your opinion, you develop your own analysis. क्या हाँ यहाँ पे, उसकी भी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जब हम पढ़ेंगे सिलेबस में तो आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी, नहीं आती समझ अभी तो हो सकता है दैट्स कंप्लीटली फाइन, आपके बैकग्राउंड्स लीगल बैकग्राउंड्स नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ भी मुझे रिपीट करने के लिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, वंस अगेन मैं दोबारा उसको बता दूंगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने का बड़ा इसमें अच्छा मौका मिल जाता है। कैसे मिलता है वो? फॉर एन एग्जांपल दिस इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ, उनकी तारीख हमारी तारीख, 47 से पहले तो कोई फर्क नहीं है, हम एक सब कॉन्टिनेंट, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहते थे। अब उधर ऐसा क्या हुआ कि देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज derailed, but over here we had to develop two more constitution before arriving at the third one. एंड थर्ड वन भी मैं नहीं कहता, अब तो हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम तो चौथा कॉन्स्टिट्यूशन है। 18th अमेंडमेंट के बाद तो ये मेरा ओपिनियन है, 18th अमेंडमेंट नहीं है, वो तो ऑल टुगेदर नया कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमें क्या ऐसा मुश्किल था हमारे लिए, या क्या कौन सी ऐसी चीज थी कि हमें 4 आइन बदलने पड़े और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? Why was that the case? So when you read about India, you would get to know कि यार वहां पे जुडिशरी का क्या रोल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल रहा है, आलोकनाथ वर्सेस पंजाब केस में क्या हुआ था, तो और यहाँ पे स्टेट वर्सेस 200 केस में क्या हुआ था, तो या फिर मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ था। इससे फिर आपको पता चलता है कि यार वहां पे जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया, वहां पे डिफरेंस मेकिंग फैक्टर्स कौन से थे, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या रोल प्ले किया। तो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए यार वेयर वी वेंट रॉन्ग, और इसकी फिर इसकी जो आप कर लेते हो ना, ऐसी कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद आपकी जो ओपिनियन बनती है बहुत ऑर्गेनिक होती है। वो फिर आपको ऐसे में, आपको पाकिस्तान अफेयर्स में, आपको करंट अफेयर्स में, कोई भी सब्जेक्ट जो थोड़ा सा भी एकेडमिकली डेंस हो उसमें आपको बड़ी काम आती है। So these are the reasons I think one should opt for political sciences, but once again, that's completely your decision. If you feel that you are interested in it, you have an acumen, you have what I would say, aptitude to grasp this subject, to score well in the subject, then there's no reason to not go for the subject. मतलब डर के या कम लोग लेते हैं या बड़ा मुश्किल होगा या बड़ा टेक्निकल होगा, ये रीजंस नहीं है इस सब्जेक्ट को इग्नोर करने के। इसलिए आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, as long as these requirements which I said to you are meeting. तो सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले तो हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं जिसमें हमें पता चलता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं डिफरेंट मुल्कों में। जैसे मैंने बात की कि हम डिफरेंट आइन पढ़ते हैं, हमें कंपैरेटिव एनालिसिस का मौका मिलता है, वो हम यहाँ पे कहते हैं, जिसका सेकंड पार्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कहता हूँ अगर आपने यूके, यूएस, इंडिया, चाइना को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना, दिस इज वेयर आई मीन 70 फीवर नॉट। आपके सवाल पे मैं आता हूँ आफाक साहब,
मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड किंगडम यूएस। अच्छा, ये जो आपका पोर्शन है ना प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 70-80% आपका पेपर, मतलब 4 में से 3 सवाल तो इसमें से होने ही होने आपके, इवन 4 के 4 भी हो जाने, 4 के 4 भी सवाल इसमें से हो जाने। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू फोकस अ लॉट। वी विल स्पेंड एक्सटेंसिव टाइम ऑन स्टडीइंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें, इवन 2020 का पेपर उठा के भी देखें, तो जनरल सवाल बड़े कम आते हैं, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल आते हैं ज्यादा। तो वी विल स्पेंड extensive time on this, the second part. Then there's the constitutional history of Pakistan. We will spend 2 lectures on this as well, because this is once again very important कि यार आपको पता चले कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, और कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स में। उसके बाद पाकिस्तान की अपनी लीगल डेवलपमेंट में हमारे पास लैंडमार्क केसेस हैं। लैंडमार्क केसेस होते हैं कि यार ऐसे केसेस जिन्होंने मुल्क की आईनी तारीख बदल कर रख दी। हर मुल्क में होता है, कौन सा मुल्क है जिसमें नहीं होता है? इंडिया, एज आई सेड, गोलकनाथ वाज स्टेट ऑफ पंजाब, एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में आ जाए, स्टेट वर्सेस 200, मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पंजाब, सीओएएस वर्सेस बेगम नुसरत भुट्टो। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने पूरी पूरी उनकी रिजल्ट्स ने हमारी पूरी पॉलिटिकल जो ट्रेजेक्टरी थी उसको पूरा अपसाइड डाउन चेंज कर दिया। वरना हम कहीं और जा रहे होते, लेकिन उस डिसीजन ने हर चीज चेंज कर दी। तो वो डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे जरूर। आपको ये सारे केसेस पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से केस में क्या क्या। अब जाहिर बात है, आपको एक चीज, यू आर नॉट लॉ स्टूडेंट, सो आपने एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस उसका इम्पैक्ट याद रखनी, केस के फैक्ट्स आपको पता हो और उसका इम्पैक्ट आपको पता हो कि यार क्या मसला था इस केस में। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये हमारा तो हो गया सिलेबस। सिलेबस में अगर कोई सवाल है तो आप इधर लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक सवाल है, मैं इसको एड्रेस कर लेता हूं। व्हाट इफ वी वुड नॉट स्टडी सब्जेक्ट बिफोर द सब्जेक्ट? ओके, आफाक साहब मेरी बात सुने। देखिए, आपने अगर सीएसएस के लिए आप आ रहे हैं तो 12 सब्जेक्ट्स हैं टोटल इसमें, 6 ऑप्शनल, 6 कंपलसरी। कंपलसरी तो चलो आप कहें, आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ ली, आपने इस्लामियात इंग्लिश स्कूल में पढ़ ली, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ ली, अखबार आप पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स। तो कंपलसरी सब्जेक्ट इज वेरी मच जेनेरिक। जनरल साइंसेज, एबिलिटी भी आप पढ़ते आते हैं पूरी जिंदगी अपनी, मैट्रिक तक, इंटर तक, या आपने वो लेवल्स किया है तो उसमें। लेकिन ऑप्शनल्स की अगर मैं बात करूं तो जब 2016 की जो रिफॉर्म्स आई हैं, 2016 की रिफॉर्म्स के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स है, उसके बाद आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। हो सकता है कोई इतना बड़ा इंसान हो कि जो मुझे मेरी बात को गलत प्रूव कर दे, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। कि कोई अगर यहाँ पे हमारी क्लास में भी हो जो ये कहे कि यार मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने 6 के 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मैं उठा रहा हूँ, मेरे सारों की मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज है और सब मैंने पढ़ के आया। मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई मीन मेरे नजदीक तो नहीं हो सकता। आई मीन इफ देयर इज समवन जिसने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, वो मतलब ही वुड बी अ जेम ऑफ अ स्टूडेंट। But majority of the people, even 95% of the people, I can bet my life on it, they would not have studied each and every subject they are going for. जैसे मैं जा रहा था इधर अपना इस सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसे मतलब अपने एग्जाम के लिए, तो मुझे भी काफी सारी ऐसी चीजें जो नहीं पढ़नी पड़ी थी। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू स्टडी समथिंग न्यू फॉर दिस एग्जाम। और नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, नेचर ऑफ एग्जाम ही कुछ इस तरीके से बनाई हुई है ना एफपीएससी ने। वो देखना चाहते हैं कि आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप जैक ऑफ ऑल हैं कि नहीं है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉ इटसेल्फ आपने ना पढ़ा हो कोई मसला नहीं है। आपने थोड़ा सा सियासत का अंदाजा, थोड़ा सा मुल्कों की प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस ऑन व्हिच स्टेट्स आर रन, द कंट्रीज आर रन, उसका अंदाजा होना चाहिए। थोड़ा सा आपने अगर अखबार से आप टच में रहे, आपको थोड़ा सा पता, यू शुड बी गुड टू गो विद द सब्जेक्ट। और आपके अगर सब्जेक्ट्स और है जो आपको इसमें हेल्प कर रहे हैं, आपके पास ओवरलैपिंग जो है वो एज आपको मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप इधर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठाएं, उधर से आप इंटरनेशनल रिलेशंस उठाएं, और वहां से जाके आप फॉर एन एग्जांपल इस्लामिक हिस्ट्री उठा लें, और पब्लिक एड वाले ग्रुप में आप बिजनेस एड उठा लें। अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये सब्जेक्ट लेने का कोई पॉइंट नहीं है। आप ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करेंगे आपका जितना बर्डन आप कम कर सकें इस सब्जेक्ट के थ्रू दूसरों का, और दूसरों के थ्रू इस सब्जेक्ट का, तो आपके लिए बेहतरी होगी। दिस इज माय सजेशन वंस अगेन। एग्जाम आपके, आपने एग्जाम देने, आई एम हियर टू जस्ट गाइड, आई एम हियर टू जस्ट गिव यू द वे और वेयर टू गो फ्रॉम हियर। सो लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ कोई इसी मसले की बात नहीं है, आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आप उसमें से इस चीज को ग्रैस्प कर सकते हैं।
अच्छा, शर्जील साहब कह रहे हैं माय सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स सर, इज द सब्जेक्ट इज स्कोरिंग। सर जी, आप इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये वन सेकंड ट्रैफिक्स में बड़ा कम होता है, बट आई हैव नेवर टेकन इट एंड आई हैव नेवर बीन इनटू इट्स प्रिपरेटरी फेज, सो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन टू कमेंट कि यार आपको ये सब्जेक्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका अक्यूमेन है, आपकी एप्टीट्यूड है, आपका नॉलेज है, आपकी बैकग्राउंड है, आप डोंट इवन थिंक, आप दूसरी थॉट सोचे भी ना कि आपको 1000 लोग कहेंगे यार ये वाला नहीं, ये वाला उठा लो। बट अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपका उसमें बैकग्राउंड नॉलेज है, आपका उसका बैकग्राउंड प्रोफेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड है, एंड लास्टली आपकी एप्टीट्यूड आप उसमें सीख सकते हैं, तो फिर ये स्कोरिंग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग का सही कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप 2020 का रिजल्ट उठा के देख लें, उससे पहले 2 साल सोशियोलॉजी वाज हिटिंग नंबर्स, वो लिमिट्स रीच करवा रहा था, सी स्कोर नीचे किसी का स्कोर कम नहीं आ रहा था। आई मीन जो 2018 की अगर मैं मार्कशीट साहब से डिस्कस करूं, शानजा फाइक की आप डीएमसी उठा के देखें, यहाँ जो सेकंड पोजीशन से आते फमीर की डीएमसी उठा के देखें, आपको कहाँ उनके सोर्स मिल रहे हैं सोशियोलॉजी में। अब 2020 पर आ जाए, 2020 में क्या हुआ? सोशियोलॉजी वाज ब्रूटली ब्रूटली डेल्ट बाय विद ब्रूटली डेल्ट विद बाय एफपीएससी, बहुत खराब किया उन्होंने सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी दोनों के साथ। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें, जेंडर स्टडीज से पहले बड़े कम स्कोर देता था, 1 साल पढ़े, तो स्कोरिंग ट्रेंड्स इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड कि यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। आप अपना देखें, आपने क्या चीज अच्छी कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर दैट। बिकॉज खुद मैं अपने लिए भी ये रिकमेंड करता हूँ, तो मैं आपके लिए भी ये रिकमेंड करता हूँ। खैर, अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल है तो once again unmute your mic and speak. अच्छा, एक और सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, what are more related subjects? Sociology and Salima, very good I think subject selection. I बस इसमें देखिए, आपने वो वाली requirement तो पूरी कर ली है। इसमें देखिए gender and sociology are like very much linked to each other. They help each other a lot. Constitutional law, political science once again also help each other. Sociology का political science में भी काफी रोल आ जाता है। अब आपने बस ये देखना है कि आप किसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें कर सकती हैं, तो देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट इट, देन शुड गो फॉर इट। अगर आपकी इसमें इंटरेस्ट बैकग्राउंड और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ओवरलैपिंग की वजह से ले रही है, तो आई वुड थिंक, हेलो, अच्छा, सो मिक्स्ड ओपिनियन है। मैं सलीम आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आपने शायद सुना नहीं। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसमें ये सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल ले सकती हैं, इसकी जो ओवरलैपिंग वाली रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी है, ये सब्जेक्ट्स अच्छी चॉइस, अच्छा ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन इसकी इसमें एक चीज और होनी चाहिए जो कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी आपको चीज बताई। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आपकी इसमें नॉलेज, आप में इसकी अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड होना चाहिए। वो अगर आपका है तो यू शुड बी वेरी गुड टू गो विद दिस। अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शंस के हवाले से आई होप कि वी वुड बी कंडक्टिंग सेपरेट सेशंस विद यू, जिसमें आपको हम पूरी गाइडेंस देंगे। आई think I'd communicate it with my management. अगर management साथ कोई बंदा है तो they can step in and also ensure our students कि यार we'll be having a session for that, कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, और हम खुद अलग से इस पे एक पूरी डिस्कशन करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिलेक्शंस पे कोई सवाल है तो आई वुड रिकमेंड कि होल्ड इट फॉर नाउ, बिकॉज we are running out of time and we have to complete the demo lecture as well. फिर I just like to clear out, Abdurrahman, for जी, subject selection, they can contact our WhatsApp number, and we're available with our counselors, and they can get in contact with them for the subject selection. जो भी आपके मसले हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कौन से करने हैं, वो सारे आप हम बता सकते हैं, तो वो हम 24/7 अवेलेबल हैं। थैंक यू। okay, perfect. Definitely I can do that. आप सेपी के कांटेक्ट उस पे नंबर पे जाके, सलीमा आप उनसे मेरा नंबर भी ले सकती हैं इफ यू वांट, और आप उनसे सब्जेक्ट सिलेक्शन की, जैसे शेयर साहब ने बात की, हम वो भी कर सकते हैं। So both of them can work out. You just have to contact our business number. आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मुझे आपका पर्सनल नंबर भी मेरा आपके साथ शेयर कर देंगे। There's nothing to worry about it. और आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो स्पेसिफिकली काउंसलिंग है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, एंड उन्होंने वो यहाँ पे शेयर कर दिया। अच्छा, एक सवाल आया हुआ था बीच में, शफीक, ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यूएस हिस्ट्री, इज यूएस हिस्ट्री ओवरलैप विद पॉलिटिकल? सर जी नहीं, यूएस हिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा,
और पॉलिटिकल साइंस में भी थोड़ा सा मिल जाएगा। बट अगर सिर्फ ओवरलैप की मैं बात करूं तो यूएसटी से बेटर चॉइसेस हो सकती हैं। बट वंस अगेन दिस इज सब्जेक्ट सिलेक्शन टॉपिक, तो हम फिर उस क्लास में इसकी बात करें तो बहुत बेहतर है। और आप हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दिया, और भी दे सकता हूँ कि यूएस हिस्ट्री सिर्फ ओवरलैप की वजह से इस ग्रुप पे फॉल नहीं करता। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट। अगर आपने यूएस की तारीख पढ़नी है तो यू शुड बी मोर देन ईगर टू गो फॉर इट। अच्छा, व्हाट विल वी बी, अच्छा हम इसमें ये सारी चीजें बेसिकली जो हम इसमें कवर करेंगे, ये इस पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस समथिंग वेरी अंडरस्टूड। एक बात है, अगर तैयारी करनी है तो ऐसी होगी कि हम उसकी एक्सप्लेनेशन, हम उसकी नोट्स कैसे बनाएं, हम उसको पढ़ें कैसे, उसका पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी गोइंग थ्रू, डेफिनेटली गोइंग थ्रू। इंडिविजुअल, जैसे सलीमा ने भी बात की, अगर आपने इंडिविजुअली भी कुछ पूछना है, काउंसिल करना है, तो देखिए इस चीज का मकसद ही सिर्फ ये, वो जो गैप था एक मार्केट में कि यार इंडिविजुअल अटेंशन एक ऐसी चीज जो कि आपको एकेडमिकली इक्विप करे, वो हमें मिल नहीं रही थी जब हम इस सफर में थे। तो इसको शुरू करने का मकसद बेसिकली यही है। तो आप अगर उसमें बात करेंगे हमसे तो हम आपको इंडिविजुअल गाइडेंस को, अगर आपको चाहिए, आपको अपने इवैल्यूएशंस चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, and this is something we are here for. You are the subject of the importance. आपको अगर चीज कुछ चाहिए, that will be something which on which we will be driving our priorities on. So it is not कि यार हम एक चीज डिसाइड करेंगे और उस पर आपको चलना है। आपको इंडिविजुअल गाइडेंस मिल जाएगी, आपको पेपर अटेम्प्टिंग, सो ईच एंड एवरीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर इन द लूप विल वर्क, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट दैट विल नॉट। सो जस्ट बेयर इन माइंड विद दैट। तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बेशक पूछें, आपकी तैयारी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। आपकी आपकी वेलबींग, आपकी प्रिपरेशन की वेलबींग इज समथिंग व्हिच वी आर हियर टू इंश्योर। सो या, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। अच्छा, जंपिंग ऑन टू द डेमो लेक्चर, कि आज मैंने सोचा था कि आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ा भी दें। अगर आप इतना टाइम निकाल के आ रहे हैं तो सिर्फ मेरी बातें ना सुने, लेकिन कुछ थोड़ा सा एग्जाम भी पढ़ लें। एग्जाम के हवाले से भी हम कुछ पढ़ लें, बिकॉज आपको अंदाजा हो जाए कि यार इस तर्ज पे हमने लेक्चर्स लेने हैं, और उसके बाद आप अपना डिसीजन सही से बना सकते हैं वेदर और नॉट यू हैव टू जॉइन और नॉट। सो ये वही बात है, रेलेवेंट रीडिंग मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। मूविंग एट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, कि आज देखिए ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा कि आपको मैं समझा सकूं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी समझते हैं आप, उसको सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है ना वो चीज किसी चीज में, अगर मैं हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ, उसकी यूटिलिटी है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है और मैं मुझे सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक यूटिलिटी है। तो उसकी जो सबसे बड़ी यूटिलिटी है वो है कि वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देता है आपको, कि आपका गवर्नमेंट का निजाम, आपकी हुकूमत, तर्ज हुकूमत किस तरीके का होगा। सॉरी, पार्डन माय उर्दू इज नॉट दैट गुड, सो आई ट्राई टू मेक इट as communicatable in Urdu as possible, और कभी कभी वो वर्ड सही से मेरे मुंह में नहीं आ रहे होते। तो तर्ज हुकूमत आपका किस तरीके का होगा, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, what sort of the nature of the government you'd be having if you choose to opt up for a certain constitution। तो मैं आपको उसकी यूटिलिटी समझा सकता हूँ। और ये वन सेकेंड टॉपिक हाईली एडवांस भी नहीं है, हाईली बेसिक भी नहीं है। सो समथिंग जो हम म्याना रवि में रहकर, बीच में रहकर, एतदाल पसंदी में रहकर पढ़ भी सकते थे आज के दिन में। तो मूविंग अहेड, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो उसके रिजल्ट्स में जो सिस्टम्स बनते हैं उसमें से सबसे पहला यूनिटरी सिस्टम, उसके बाद फेडरल आता है, फिर कॉन्फेडरल आता है, वो हम उस पे जाएंगे अभी, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यूनिटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो a system of the political organization in which most, एक सेकंड, okay, a system of the political organization in which most or all the governing power resides in the central government। सो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पूरी की पूरी आपकी जो पावर होती है ना वो रिजाइड कर रही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो जो पावर होती है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके की होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होती है कि यार आपकी एग्जीक्यूटिव के पास कितनी पावर है, आपकी लेजिस्लेचर के पास कितनी पावर है, और आपकी जुडिशरी के पास कितनी पावर है।
ठीक हो गया। इसकी तरीके से हमारे पास होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल में क्या होता है, आपकी सेंटर के पास कितनी पावर है, आपकी प्रोविंसेस के पास या स्टेट्स के पास कितनी पावर है, और फिर नीचे आ रहे तो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर है। तो इस तरीके से दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो बड़ी कंसंट्रेटेड होती है सेंटर पे। यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है उधर पावर रिजाइड करती होती है सबसे ज्यादा। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास यूके, फ्रांस, और ये हमारे पास जो एग्जांपल से सिग्निफाई करती हैं कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स, यूनिटरी गवर्नमेंट्स कौन सी होती हैं। तो इसमें कभी भी जो अगर कोई भी एक अगर रियासत है, कोई सूबा है, दैट इज सपोज टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स set by central government. They cannot evade, they cannot escape it. I mean, they don't stand what I would say a chance or an opportunity to go astray to the central government. वो किसी में भी नहीं होता, लेकिन इसमें the compliance की जो standards होते हैं बहुत ज्यादा high होते हैं। तो कोई भी पॉलिसी सेंटर के खिलाफ नहीं होती, सेंटर से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होती। कुछ भी हम जो सूबे कर रहे होते हैं, दे शुड कंप्लाई विद द सेंटर। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हम भी किसी जमाने में यूनिटरी गवर्नमेंट से 18 अमेंडमेंट से पहले पहले तक भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूनिटरी टेंडेंसीज थी। एक फेडरल सिस्टम हम 18 अमेंडमेंट के बाद बने, 2010 के बाद। उससे पहले वी वर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, वी हैड अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। नाम हमारा फेडरल स्टेट ही था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लेकिन इन प्रैक्टिस का कुछ था नहीं। उससे पहले तो खैर बिल्कुल नाम भी नहीं था, वन यूनिट जैसी चीजें थी हमारे पास, तो उसमें तो बिल्कुल कोई फेडरलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो आपके पास समझ आ गई कि यूनिटरी गवर्नमेंट्स होती क्या है। तो whenever there is a greater power attached to the center, we say that there is a unitary government in place. So most absolute monarchies जो होती हैं, टेरनीज, जो भी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स होती है हमारे पास, वो यूनिटरी फॉर्म पे चलती हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ देखो जरूरी नहीं है। अब दो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास यूके है। यूके एक वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसी। मतलब इससे बड़ी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हम अगर उसको कहें, इतनी मैच्योर है कि उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। वो खैर उसमें बाद में आते हैं। वो एक यूनिटरी सिस्टम है, उसके पास पावर डिवॉल्व नहीं है नीचे। और एक डेमोक्रेसी है फॉर एन एग्जांपल हमारे पास चाइना, जो कि लिबरल वेस्टर्न कॉन्सेप्शंस के हिसाब से, याद रखना वेस्टर्न कॉन्सेप्शन के हिसाब से, मैं जनरली बात नहीं कर रहा, एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, एक जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो भी यूनिटरी है। तो ये बात हम कहते हैं कि यार जो भी अथॉरिटेटिव रिजीम्स होती हैं वो यूनिटरी होती हैं, वो फेडरलाइज्ड नहीं होती, क्योंकि पावर जब नीचे जाएगी तो अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो दे हैव टू कीप देयर पावर कंसंट्रेटेड, कि उनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा पावर है। तो अथॉरिटेटिव रिजीम्स जो होती है ना, दे आर सपोज्ड टू बी मोर व्हाट आई वुड से यूनिटरी गवर्नमेंट्स। अच्छा, ये यूनिटरी पावर्स जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ना। सो जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में जो लॉ है, द कन्वेंशन, it is not the written law basically, because UK does not operate on the written law. So the power which the central government derives is from the constitution. तो जो आइन में जो जब when we write a constitution, over there we clarify, over there any country clarifies that at what state, at what level, at what tier कितनी पावर रिजाइड करेगी। तो ये देखिए आइन से जुड़ी हुई होती है चीज। आइन में अगर फेडरल सिस्टम लिखा हुआ है तो आप यूनिटरी सिस्टम, वंस अगेन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो, और आप डिक्टेटर हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो चॉइस, आप नहीं लगा सकते। या तो फिर आपको आइन को ब्रीच करना पड़ेगा। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम यूनिटरी सिस्टम में हमारे पास जो इसके की एलिमेंट्स होता है, दैट इज द पावर इज नॉट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिटरी। अच्छा, इसमें देखिए अब बात फिर भी मेजॉरिटी की होगी, हम कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं करते। जब भी हम सोशल साइंस की सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगर मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो वो हर्फ आखिर नहीं होती, उसको गलत प्रूव करने के लिए कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट जरूर होती है। तो लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी में यूनिटरी स्टेट्स जो होती हैं, तो वो स्मॉल साइज होती हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती हैं, और वो एक बहुत ज्यादा क्लोज नेटेड कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। तो दे आर नॉट डिफ्यूज्ड एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज।
तो चाइनीज की अगर मैं बात करूं तो चाइनीज हो सकता है कि स्मॉल ना हो, लेकिन जब हम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा, मतलब they are very very homogeneous when it comes to their population. They are 91% Han center, Han ethnic community, and their religious affiliations are also the same. Majority of them, 89% something. तो सिर्फ जो माइनॉरिटी है एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी वो सिर्फ 10% है. तो जब एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कम होती है ना, तब ये सिस्टम बड़ा काम करता है. एंड तब जो आइन होता है आपका, इट अलाउज देम टू फ्लरिश, और कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो which set them at the disadvantaged position. Secondly, history. जो यूनिटरी regimes जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का कब हिस्सा बनती हैं? A unitary regime is a part of the constitution whenever there is a unified history of a region, of a country. So when it comes to UK, you can see they've always been a single monarchic flag from 1200s or something. तो मैग्ना कार्टा के बाद की अगर आप तारीख उठा के पढ़ें तो वो एक ही सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ. तो व्हेन यू हैव द कॉमन हिस्ट्री, the constitution that impacts the constitution, that impacts the form of the constitution and then the form of the government as well. So when you have a single sort of history as we have in the United Kingdom, as we have in China, एक जैसी तारीख अगर आपकी होगी तो आप there's a greater tendency of the constitution to be unitary system. पाकिस्तान में भी इसकी कोशिश की गई थी. देखिए छोटी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ पेपर की लिहाज से मैं नहीं बता रहा होता, वो आपकी जनरल एनालिसिस के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा होता. तो जरूरी नहीं है वो पेपर में आप लिखें, और जरूरी क्या मतलब रिकमेंडेड है कि वो ना लिखें. तो वो जब हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे आएंगे तो वी विल डिस्कस दैट. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान में भी ये कोशिश की गई थी. हमारे पास जो 47 के बाद जो टाइम है उसमें अगर आप देखें तो, और अभी तक भी, वी ऑलवेज ट्राई टू एसोसिएट आवर हिस्ट्री विथ the advent of Islam in Pakistan, in South Asia, so that we always connect to something which is common in all of us, that and result of that we accept onto the single constitution, and that constitution then could be unitary. The attempt थी पाकिस्तान को एक unitary constitution देने की, उसका ताल्लुक भी हिस्ट्री से था कि हम the ruling elite of that time always tried to connect the history of Pakistan to a certain event जो सबके लिए एक common experience है. Then thirdly, culture. Culture is also very important. आपकी अगर सबकी एक ही कल्चर है, आप इतने के लिए मैंने आपको बताया वही चीज होगी, तो हम अगर सब एक जैसा फील कर रहे होंगे तो हम एक ऐसे आइन पर राजी हो सकते हैं, एक ऐसे कानून पर राजी हो सकते हैं जो कि यूनिटरी हो. पावर सेंटर को हमें नीचे से पावर नहीं चाहिए होती. अच्छा, इसमें सबसे अच्छी फीचर इसकी ये है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस आइन की, इसकी सबसे बेहतरीन जो यूटिलिटी है वही होती है कि one of the best features is that policies that are met by central government are positively viewed and effectively implemented. Such, अच्छा, अगर एक चीज डिफ्यूज नहीं होगी, if I can make the decision right and now, and मतलब अगर आप कोविड की एग्जांपल ले ले, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कोविड में मसला क्यों आया था? 18th amendment. 18th amendment, though I really appreciate that, is a great constitutional development in the history of Pakistan, but that has become a big problem for us in COVID-19. क्यों? क्योंकि the coordination between the provinces was reduced. Imran Khan एक speech में he talked about कि we will not go for absolute lockdown. अगले दिन सूबों ने पूरा लॉकडाउन कर दिया. There was no interconnectedness, no coherence, because the power was diffused. वो जो vertical power की भी बात कर रहा था ना, तो वो सेंटर के पास थी नहीं कि वो पूरी डिसीजंस ले. तो चारों सूबों ने अपने डिसीजंस लिए, कोऑर्डिनेशन नहीं रही, एफिशिएंसी कम हो गई. तो इसकी वजह से अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे हमारे पास, 18th अमेंडमेंट ना होती, तो देयर कुड हैव बीन द सिनेरियो व्हिच कुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट. फॉर एन एग्जांपल, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो काफी एफिशिएंट हो सकती थी. तो इसकी प्रो सबसे बड़ी ये होती है कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है. एंड एक रिस्पेक्ट फॉर कॉमन लॉ होती है कि हमारे पास जो सेंटर में सबसे जो मेजर लॉ होती है ना, सेंट्रल लॉ, तो people respect that a lot. अब United Kingdom में there is no law written, but you cannot go against the conventions, the central conventions. आप कभी भी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते. Why? Because they hold that law so close to them.
the public opinion there is so strong, and it is so much into the favor of their constitution that no one can even think of breaching it. I hope I'm making sense in this. अच्छा, इसकी cons भी होती है. Sometimes what happens is this constitution में the implementation of national policies becomes really slow. How so? Let me tell you. For an example, एक जगह वहां पे एक मसला erupt हुआ, जैसे कि let me think of an example. Okay, for an example, एक थर में हमारे पास एक इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू है बहुत ज्यादा, फोर्स कन्वर्जन्स. सो जब भी ऐसे कोई इश्यूज, लोकल इश्यूज, अब जो थर की जो पॉपुलेशन उधर सिंध, इंटीरियर सिंध स्पेशली थर में, वो बहुत ज्यादा है. मतलब यू हैव I mean the issue is at its severity over there, and these issues which are specific to some area, किसी छोटे से एरिया के स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज इस फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े मुश्किल हो जाते हैं एड्रेस करना. बिकॉज नेशनल लेवल पे तो पॉलिसी तो नेशनल लेवल की बनती हैं. They cannot look into the every region and response and generate a policy response pertaining to the issue in that region. So what they do instead is that they end up ignoring that, और फिर उस पर कोई रिएक्शंस नहीं आते. बट एट द एंड अगर आपके पास यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो उसके लिए आपकी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए उन इश्यूज को एड्रेस करना. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जस्ट रीच आउट टू मी. दिस थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है. और ये जो है ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. once again, so it's something which is given by our constitution, what policy authorities are held by what level of the government. जो vertical distribution of power की बात कर रहा था मैं, that's something which once again comes into play. अच्छा, न्यू लॉज की पासिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है. न्यू लॉज की पासिंग बड़ी मुश्किल कैसे हो जाती है? अब जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, then you have to take care or take into the account all the concerns of all the population. आप कभी भी कोई लॉ यूनिलैटरली पास नहीं कर सकते. When you are unitary government, you have to ensure that each and everyone is in the loop. But that is not the case in the federal government, which we will study later. So यूनिटरी गवर्नमेंट जब भी होती है, आपके पास लॉज बनाने इसलिए मुश्किल हो जाते हैं कि आपके पास हर किसी की कंसेंट नहीं होती, हर किसी की एग्रीमेंट नहीं होती. अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी कोई एग्जांपल दूं, अब सिंध है, सिंध एंड पंजाब. अब सिंध में you would see the passage of laws completely on certain issues completely different from speed enough before, after 18th amendment and before 18th amendment. There's a greater difference between the two times. तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स से उठा के देखें तो जो पैसेज ऑफ लॉज है सिंध गवर्नमेंट की, वो 18th amendment से पहले was very slow. कभी कभी कोई लॉज पास होता था जो कि फेडरल से कंप्लाई करता हो, लेकिन 18th amendment के बाद they have passed greater number of laws in a very speedy manner. क्यों? क्योंकि वो यूनिटरी सिस्टम का पार्ट नहीं रहे no longer. जब तक वो यूनिटरी सिस्टम का पार्ट था, पैसेज ऑफ लॉज वाज वेरी स्लो. उसमें अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो डोमेस्टिक अब्यूज का एक लॉ आ जाता है और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज का एक लॉ आ जाता है. तो दीज आर द लॉज व्हिच Sindh government passed after. In details, obviously, I'll be giving you when we'll be studying the passage of laws in Pakistan. But so just to make you understand how new laws are very easy to pass in unitary form of government if the constitution allows. If the constitution allows that there is a unitary form of government, the passage of laws becomes really slow. Okay, moving ahead to the federal system. So यूनिटी सिस्टम समझ आ गया? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो यू गाइस कैन ऑलवेज स्टॉप मी वंस अगेन एज आई सेड एंड आस्क मी कि रमान ये समझ नहीं आई. आई विल बी मोर देन विलिंग टू आंसर एंड वी विल गो बैक टू दैट. अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट. Power is not shared. Federal system is a democratic power distribution model that involves a division of power between central government and local government. The degree of division of power in power between center and state of a democratic nation may vary. अच्छा, जो फेडरल सिस्टम है ना, अब इसमें जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की मैं बात कर रहा था, दिस इज वेरी, अगर आप ज्यादा पे चले जाएं तो थोड़ी सी ज्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ज्यादा होती है.
तो जो पावर होती है दैट इज हार्डली विद आई मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है वो सेंटर के पास इतनी नहीं होती जितनी नीचे डिवॉल्व होती है। तो आप सेंटर से बैठ के हर फैसला नहीं कर सकते। Pakistan is a federal system now. After 18th Amendment, is a generally federal system. India is a federal system. United States is a federal system. Germany is a federal system. तो इनके जो आईन है, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देते हैं, उसमें हम यूनिट में बैठ के सारे फैसले नहीं होते। इसमें यू टेक द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट provinces or the states into the account before making any policies. So ये इक्वेशन कौन डिसाइड करता है कि यार व्हाट पावर वुड रिमेन वेयर? अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, यूनिटरी में तो चले बात ही खत्म होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया भाई यूनिटरी पावर सबके, सारी पावर सेंटर में होगी। लेकिन इधर आप अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, कि वर्टिकली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंटर के पास इतनी पावर होगी, सूबों के पास इतनी पावर होगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो आइन डिसाइड करता है। दिस इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। फॉर एन एग्जांपल, पाकिस्तान में, इंडिया में हमारे पास लिस्ट्स हैं, अलग अलग लिस्ट्स हैं। 18 अमेंडमेंट से पहले हमारे पास होती थी सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट एंड देन कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट होती थी जिसपे सेंटर कानून साजी कर सकता है, प्रोविंशियल लिस्ट होती थी जिसपे प्रोविंसेस लॉ मेकिंग कर सकते हैं, और कंकरेंट ऐसी होती थी जिसपे दोनों कर सकते हैं। और दोनों जब करेंगे तो देयर कुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, और वो कॉन्ट्रडिक्शन में फेडरल वुड ऑलवेज बी अबव than the province. So this is how it used to be in Pakistan. So this is just to make you understand कि how a constitution decides कि जो decision making की power होती है वो कितनी किसी के पास होगी। फेडरल के पास तो हमारे पास उसमें प्रॉपर लिस्ट होती थी कि यार these are the 9 subjects, for example foreign affairs, defense, taxes, these are something on which only federal could legislate, and then the rest of them would be legislated by, for an example, health है, education would be legislated by provinces, and the middle में जो चीजें आ जाती हैं जैसे for example transport, trade and communication है, that would be legislated by both of them. So this is how the constitution decides कि what sort amount of power would reside with whom, कितनी power किसके पास होगी, that is decided by constitution. They are given a considerable self rule. I mean इसमें हर चीज मैंने जैसे कहा कि सेंटर नहीं कर रहा होता, जैसे यूनिट में कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, who is this? जी जी बोले। आपकी आवाज कट रही है सर जी, कैन यू रिपीट? मतलब एक सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्ले जो है वो कितने क्वेश्चन? There's a connection issue, brother. There's a connection issue. I cannot hear you at all. I would recommend कि आप करने होते हैं। Is there anyone else who can hear him, or is it just me? I mean, the problem is at my end. Hello. I think we dropped him, but obviously, let me see. Can you hear me? जी सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप या टाइप कर दें या अपने कनेक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव अगर कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन में टाइप अगर कर दें तो भी मैं एड्रेस कर दूंगा। It seems like we have lost him again, but no issues. As soon as he's back, we would make sure that he writes his question and then we address him. Let's move it. Okay, so to sum it all up, अगर आपको इसमें समझाने की एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो फेडरल सिस्टम जो होता है ना, that is more like a solar system in which a center remains at the point of sun and all the units revolve around it as it does in the solar system. जैसे planets जो होते हैं ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक सूरज के दरमियान, ऐसे ही जो हमारे पास सूबे होते हैं वो एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कोई सूबा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का रोल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, बट देयर इज अ कंसिडरेबल लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। लेकिन हर प्लैनेट अपने हिसाब से रिवॉल्व कर रहा होता है, अपनी स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है।
सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट सन कैन नॉट कंट्रोल द स्पीड ऑफ देयर रोटेशन. So this is something which is very much parallel and analogous to the federal system which we are studying right now. So इसमें भी अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो go ahead and just write me over here or just unmute your mic and ask me. अच्छा, हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट की एग्जांपल्स आती हैं उसमें सबसे जेन्युइन एग्जांपल यूनिटरी सिस्टम में हमारे पास थी ना यूके की. Over here, one of the most genuine example which one could study to understand the nature of federal system in its, I mean, perfect form तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे अच्छी form जो हमारे पास है वो United States है. I mean, United States is something which is one of the most mature democracies of the world after UK. So उसमें हम आप इस federal system की flourishment की examples मिलती हैं कि of federal system flourished over there. So इसमें भी हमारे पास example है, हम पढ़ लेते हैं कि in the United States, state governments administered aid to families with dependent children AFDC throughout the length of the program 1935 to 1997. Although the federal government set certain rules of how the money was to be spent, the state governments had the power to administer it as they saw fit. Some states therefore give little money through FDC, whereas others gave were more generous. अब देखिए framework किसने decide किया, ये policy example है. Framework किसने decide किया, center ने. लेकिन कौन सब कितने मतलब पैसे एएफडीसी को कितने देने और कितने नहीं देने ये कौन डिसाइड कर रहे हैं, respective state governments. And how, I mean, if you analyze the both, what gave them such authority? It is the constitution which gave the central government authority to decide the framework of the policies, and then the local governments or the state governments authority to further polish that, to further analyze कि यार कितना कहाँ पे हमें spend करना है. I hope I'm making it clear. So as I said, United States, Mexico, Canada, India, Pakistan as well right now operate under federal systems. Over there, the sharing of power is really mixed between the national government and provincial governments. So इसमें जो तीन key elements होते हैं, once again जरूरी नहीं है कि यही हो या यही ना हो. We are not talking into the absolute terms. तो आप अगर आपके पास अगर कोई example आ जाती है कि ये तो federal system नहीं है, यहाँ पे ये चीज होती है, सर ने तो ये बताया था, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहा. दिस इज समथिंग व्हिच मोस्ट ऑफ द टाइम हैपन. इसकी जो की एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो होता है आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एक आइन जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है. अब आप कहेंगे यार रिटन फॉर्म में आइन तो रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन हर दफा नहीं होता. काफी मुल्क ऐसे होते हैं जिधर रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता. इंग्लैंड, यूके, बेसिकली न्यूजीलैंड. तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कोडिफाइड. इज नॉट कोडिफाइड का मकसद होता है, कोडिफाइड हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं रिटन को. उधर उन्होंने लिख नहीं लिया होगा कि यार हाँ चीज ऐसी होंगी. व्हाई इज दैट द केस? ऐसा क्यों होता है? लिखे बगैर कैसे साइन बन सकता है? तो लेट मी टेल यू. देखिए once again इसके लिए आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी. You will have to make sense out of it if you understand the politics of it. So the democracy in United Kingdom or the democracy in the states like New Zealand is very mature. They have been through an organic process to develop that system. They have gone through phases. They've gone through monarchies, they've gone through anarchies, and then they have come to the point where they have decided and mutually decided that if we are supposed to sustain, then we would have to agree on a certain system and we have to comply with it. So this understanding comes generationally. It does not come overnight. It has to take years and years of struggle to get embedded into the minds of people that yeah, this is a certain way through which we can operate. If we don't comply, then there's a destruction and that cannot be avoided. So ये realization उनमें है. लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारे अंदर नहीं है. तो क्योंकि हम फेज से गुजरे नहीं थे, हमारे ऊपर डेमोक्रेसी इंपोज की गई थी, तो ये सिस्टम इंपोज किया गया था. तो वी हैव टू हैव सर्टेन रूल्स, और हम तो रूल्स होने के बाद भी कंप्लाई नहीं करते. हमें तो वी डोंट इवन कंप्लाई इवन इफ वी हैव दैट रिटन डाउन. So sometimes it happens. Yeah, very weird, but it happens. So federal systems में we have written constitution most of the times, because unitary system में unwritten constitution चल सकता है, because जो सेंटर की जो असेंबली वो डिसाइड कर लेती है. लेकिन सिंस यहाँ पे पावर एंटिटीज एक से ज्यादा है, नीचे भी पावर है ऊपर भी पावर है, तो इनके बीच में हैंडल करने के लिए आपके पास एक रिटन वर्जन होना चाहिए. तो दिस इज व्हाई one of the key element of it is the written constitution. Then we have the bicameral legislative assembly. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या, बाइकैमरल और यूनिकैमरल का डिफरेंस. यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जिसमें एक असेंबली हो एट द सेंटर और वही सारे कानून साजी करें और पूरे मुल्क में
वही कानून चले, ठीक हो गया। बाइकैमरल में क्या होता है, बाइकैमरल में दो होती हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस क्या, लोअर हाउस क्या करता है, लोअर हाउस होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे पास नेशनल असेंबली है और हम उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और दे डू लेजिस्लेशन ऑन आवर बिहाफ, समझे। इसी तरीके से वी हैव सेंट्रल असेंबली इन यूनाइटेड किंगडम व्हिच इज जस्ट वन, बट ओवर हियर वी हैव टू, Senate and then National Assembly, but that is not case in the United Kingdom. There's just one assembly. So why is that the case? Because that's a unitary system. उनके लिए second house की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे units है ही नहीं। वहां पे units हैं भी तो उनके पास they do not have a considerable constitutional autonomy. लेकिन यहाँ पे we have units. So when we have units, we need to have a representation of units into the center as well. तो एक तो हो गया आपके नेशनल असेंबली जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द होल हो गई। अब हमारे पास के ऊपर आता है सेनेट। सेनेट होता है कि जो हमारे पास सूबे हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस हाउस में होती है। इज इट मेकिंग सेंस? तो इस तरीके से हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें उधर भी बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। वी हैव सेनेट एंड देन वी हैव लोअर असेंबली एज वेल, नेशनल असेंबली एज वेल, लोअर हाउस एज वेल। So this is what happens in the federal system. Then there is a constitutional court. This is once again a very important requirement. A court system भी अगर हम when we will be going in the greater depth, तो हम जब जुडिशरीज को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अंदाजा लगेगा कि हर मुल्क की जुडिशरी भी बड़ी मुख्तलिफ होती है और वो भी डिपेंड करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें यूजुअली व्हाट हैपेंस इज द जुडिशरी इज स्ट्रांग, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर स्ट्रांग बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? अगर मैं आज गवर्नमेंट में आ जाता हूँ, मेरी मर्जी में कॉन्स्टिट्यूशन उठा के कहीं और फेंक दूं, आज इमरान खान क्यों नहीं 18 अमेंडमेंट रोल बैक कर देता, कर दे यूनिलैटरली, ही इज प्राइम मिनिस्टर, ऑर्डिनेंस इशू करवा दे, but he cannot. Why? Because judiciary is something which stops government or which stops the party in power, that they cannot go or breach the limits set by constitution. So federal system mein we have that branch really strong because there is a tendency of the conflict. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस की पावर्स को कर्व करने की कोशिश करेगी, you can have constitutional court, a supreme judiciary to step in and prevent that. 1990s में ऐसा हुआ था कि यूनियन ऑफ इंडिया ने एक रियासत थी उनके पास, उधर उन्होंने ब्रीच कर दिया था, but the constitutional court stopped it. We have case law in India which is very important and which is considered to be very important in their constitutional history. It is said to be SR Bomani versus Union of India case. It happened there. So this is what very much what I have already communicated to you. This over here we can see कि हाउ स्टेट की एक पावर होती है, एक सूबों की पावर होती है और उनके बीच में कंकरेंट पावर होती है जो कि दोनों के पर्व्यू में फॉल कर रही होती है। अच्छा, नाउ लेट्स सी प्रोज एंड कॉन्स। हम दोनों की प्रोज एंड कॉन्स वे कर रहे हैं ना। तो वन ऑफ द प्राइम एडवांटेजेस इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। तो अब देखें इसमें होता ही है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एक खुद मुख्तारी होती है सूबों के पास, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है। आप हमारे यहाँ भी न्यूज में बड़ा वर्ड सुनते हैं। तो व्हेन इट्स अ फेडरल सिस्टम यू हैव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आपकी जो प्रोविंसेस हैं उधर एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है, दे कैन डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर देम एंड देन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू ऑन दैट फ्रंट। फॉर एन एग्जांपल, एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक रियासत में एक चीज पर इतना टैक्स हो सकता है, लेकिन दूसरी रियासत पाबंद नहीं है कि उस चीज के हिसाब से उतना ही टैक्स उसी चीज पर लगाए। समझ रहे हैं? तो जो दूसरी रियासत है वो अपनी कानून साजी करके अपने हिसाब से टैक्सेस डिसाइड कर सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फेडरलिज्म। हर रियासत अपनी लोकल लॉज को मॉडिफाई कर सकती है। देयर इज नो कंपल्जन कि आपने एक ही लॉ को फॉलो करना है। एंड देयर इज अ सिंप्लीफिकेशन इन द गवर्नेंस अचीव्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन इन पावर। इसकी सबसे अच्छी चीज जैसे वहां पे हमारे पास नहीं थी कि यहाँ पे हम लोकल प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आज कराची में अगर कोई मसला है, आई एम फ्रॉम फॉर एन एग्जांपल कराची, तो मैं कराची में अगर बैठा हूं तो मुझे बड़े मसले नजर आते हैं इधर। तो ये मसले एक लोकल गवर्नमेंट के होने से ज्यादा सही हल होंगे बनिस्बत इसके कि इस्लामाबाद से हल हो रहे हो, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर गैप। द पीपल देयर डोंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स हियर and the people here don't understand how to communicate their problems there. So if we have government down over here, it would be better for us to get these issues resolved. I hope I'm making sense.
And then just because of this, the processes of the governments become really smooth. The nature of the judicial, executive, legislative governance is hierarchical, which simplifies the decision making process. तो इसमें होता ये है कि हमारे पास एक क्लियर हायरार्की होती है कि एक एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, एक लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, जो हॉरिजॉन्टल पावर है ना, वो जो मैं आपको शुरू में बताई, वो भी बड़ी डिफाइंड होती है. जैसे मैं बताया कि एग्जीक्यूटिव है, हाउ मच मस्ट ही कंप्लाई टू लेजिस्लेचर, legislator how much he must comply to judiciary, and judiciary how much it comply to the rest of the two departments. So it becomes a triangle between the three, and it is very much clearly codified, written in the constitution कि हाँ इस लिहाज से they would comply to each other. यूनाइटेड स्टेट्स का जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, सॉरी बैलेंस ऑफ पावर बोल रहा हूँ, चेक्स एंड बैलेंसेस. उसमें वी स्टडी दिस ट्रायंगल कि हाउ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू legislature and judiciary, how judiciary is responsible to executive and legislature, and how legislature is responsible to judiciary and executive. So her branch of the government is responsible to the other one, and this is defined once again by constitution. तो ये भी आईनी डिसाइड करता है. आई थिंक ये बहुत ड्राई हो रहा होगा आप लोगों के लिए, हर चीज बहुत टेक्निकल हो रही होगी, बट बेयर विथ मी, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज़ ये बड़ी बेसिक चीज है इनको समझने के लिए. अगर आपको सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझ नहीं आएंगे तो आपको आगे कोई चीज समझ नहीं आएगी. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू ग्रास्प इन इट्स एंटायरिटी. और आपका अटेंशन स्पैन लूज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जस्ट राइट इट डाउन, और वंस अगेन unmute your mic and I'll just stop and we can repeat that. As I said कि इसकी जो कॉन्स हैं, अब इसमें मसले क्या आते हैं. अब फॉर एन एग्जांपल मैंने इसकी बेनिफिट्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन फॉर एन एग्जांपल व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम इन दिस. तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज बिटवीन द स्टेट्स हो सकती है. फॉर एन एग्जांपल व्हाट हैपेंस इज देयर आर रिच स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयर आर पुअर स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. अब जहां पे टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है वो स्टेट्स ऊपर से ऊपर तरक्की की जाती हैं, और जहां पे टैक्स कलेक्शन कम होती है, फॉर एग्जांपल ओहायो, वहां पे द डेवलपमेंट इज वेरी स्लो, वहां पे डेवलपमेंट होती नहीं है, तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है. इनइक्वालिटी बढ़ती तो रिजल्टमेंट भी बढ़ जाती है. सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पे आप उनको पूरी पावर्स देके पूरी अथॉरिटीज डिवॉल्व कर दें. तो वहां पे उतनी कैपेसिटी होगी तो वो ऑटोनॉमी कुछ करेंगे ना. अगर मैं आपको आज कह दूं कि यार आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यू आर कंप्लीटली ऑटोनोमस, आई गिव यू ऑल द अथॉरिटी, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कुछ करने की, तो you would not be able to do that. Wait, let me check. There's a question. So, of which country's constitution should we study most for this subject? As I said, priority basis पे we would study UK, US, India, Pakistan, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इनमें से ही एग्जांपल्स आपके लिए फेच कर रहा हूँ कि आपको इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशंस भी पता होने चाहिए. तो we will study that obviously. But we will study rest of them as well, not all these four, but these four are the most important as far as the past papers are concerned. So these four are supposed to be the ones you would be paying at most absolute attention to. Okay, and then there's a blockage of nationalist policies by states. Second disadvantage. इसमें क्या होता है? For an example, whole country is agreed to a certain thing. Whole country wants to go about a certain policy on a certain policy issue in a certain way. कि यार इस मसले का हमने ये हल निकालना है. But since there is a power which is with the province as well, what happens is that province itself blocks the national policies. वो agree नहीं कर रहे होते national policies में. अब foreign अगर मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अगर आप उसका प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इट इज 3/4 ऑफ द हाउसेस, 2/3 of the houses and 3/4 of the states. तो अगर 2/3 is like the 66% of the houses of the, मतलब for example दोनों assemblies, senate भी और lower house भी दोनों agree कर जाता है, उसके बाद 3/4 of all the states जो भी रियासतें हैं उनमें से 75% of them must agree to a legislature for that to go into the practice. अब ये जब होगा तो आपके लॉज कैसे पास होंगे. तो अब अगर वो स्टैट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, आई शो शेयर दैट विद यू कि आज तक देयर हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ लॉज व्हिच आर
discarded just because the states required number of states didn't agree to it. National laws हमारे पास blockage लग जाती है क्योंकि states मानती ही नहीं है वहां पे. So this is a problem कि आपकी सेंटर कुछ चाह रहा है नेशनल बेनिफिट के लिए, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी जो नहीं चाह रही, तो वो फिर आगे प्रोसेस नहीं जा रहा होता. Then there's racing to bottom. This also happens. What happens is कि पंजाब पाकिस्तान में तो बड़ी इसकी आपको अच्छी एग्जांपल मिलेगी. सिंध एंड पंजाब और केपीके और सिंध, whatever, this compared to any two of the provinces. What happens is they race to the bottom. They fight on the issues which could be beneficial for one of them but not the other, but that does not necessarily mean that that issue would be harmful for the other. लेकिन फिर भी वो उस पे agree नहीं हो रहे होते. So this is something which is also very problematic. हमारे पास भी बड़े ऐसे issues हैं. कालाबाग डैम का issue है जिसमें हम we race to the bottom. So this is what the problems of central government is. Okay, and then we have अब जैसे हमने वो पढ़ ली, अब हमने जो vertical distribution of power है वो तो हमने पढ़ ली. I think we are running out of time. Just give me a few more minutes. We'll just wrap this up and then we'll be doing it in a greater detail once we do the constitutions themselves. वहाँ भी बातें आपको समझ आ जाएगी. तो अच्छा, presidential system क्या होता है? अब इसमें पढ़ेंगे horizontal distribution of power. So number one, it's the presidential system. Presidential system में होता ये है कि जो executive power होती है वो parliament के बाहर होती है. United States of America. वहां पे जो president है, that is he is no longer part of the, is no longer, he has never been the part of parliament. तो जो presidential systems होते हैं, this is where the system lies. France is one another example as well. तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, एक जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, सब मिलके सिंगल पर्सनालिटी को इलेक्ट करते हैं एंड उसकी पावर डिपेंडेंट नहीं होती लेजिस्लेचर पर. तो इसमें जो होता है ना, जो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन हुई होती है, तो एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट. एंड द एग्जीक्यूटिव पर जो चेक होता है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो उस पर चेक कौन रखेगा? तो वो चेक हो रहा होता है फेडरल कोर्ट के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू. और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो मैडबरी वर्सेस मेडिसन केस, प्लसी वर्सेस फर्गसन, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, these are the cases in which policies of executives were blocked by the judicial branch of the government. And then सिर्फ एक ही तरीके से लेजिस्लेचर उस पर अकाउंटेबिलिटी रख सकता है, दैट इज इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी आप ट्रम्प की अगर इलेक्शन से पहले देखें तो ट्रम्प वाज आल्सो ट्राइड टू बी इम्पीच्ड बट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज़ वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है. वी विल लर्न दैट. And in this system, the president is not bound to select his cabinet members from parliament. वो parliament select करने के bound नहीं होता. So this is something which is completely exclusive. उसके minister secretary is completely out of parliament हो सकता है. And there's a greater level of, as I said, separation of powers. And जो cabinet होती है उसका पूरा control जो होता है ना वो president के पास होता है. That is not supposed to be answerable to the parliament as we would study into the parliamentary system. तो जो executive होता है यहाँ पे बहुत authoritative होता है और उसको authority ज़्यादा होती है. जो भी उसके members होते हैं वो उसकी तरफ से represent कर रहे होते हैं, उसकी तरफ ही responsible होता है. US is one of the most good genuine example to study that. The legislature formulates its own agendas and passes its own bills. The legislature typically formulates and introduces legislation. So legislation passes it, executive implements it. So there's a greater balance of power between the two. Now we have the parliamentary system as opposed to that. We have done just a surface level. हम इसको बहुत greater detail में जब हम एक parliamentary और एक presidential system कर रहे होंगे, we will do that कि कौन से आइन में क्या-क्या चीजें हैं. So head of इसमें जो है ना, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं. जैसे हमारे पास इमरान खान एंड डॉक्टर आरिफ अली, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट. तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका रोल सिर्फ सेरेमोनियल होता है. वो कुछ भी डी फैक्टो कुछ नहीं होता, वो बस एक फिगर होती है. यूके में किंग है, यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट होता है. तो जो लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट होती है वो सीधा पार्लियामेंट से ड्राइव हो रही होती है, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इमरान खान इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. और वो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दे तो कोई भी गवर्नमेंट घर चली जाएगी. मतलब आज अगर पार्लियामेंट कहते हैं कि इमरान खान, जैसे वहां पे इम्पीचमेंट हो रहा था, यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है. एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज रिलेटिवली इजियर देन टू कैरी आउट देन
than what I would say impeachment, because impeachment बहुत मुश्किल होती है constitutionally. क्यों होती है? We will do that. Don't worry about it. And then there is a party discipline. अब होता ही क्या है कि parliamentary system में there are parties. वहां पे भी पार्टीज होती हैं, लेकिन वहां पे जरूरी नहीं है कि पार्टी डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो. यहाँ पे हमारे तो कानून आइन में कि 18th अमेंडमेंट के बाद फ्लोर क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती. आप अगर पीपल्स पार्टी के हैं तो आप उधर अगले साइड जाके भी इनको वोट नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन जो सेनेट की एनए की सीट थी इमरान खान जिसमें यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस इट वाज Hafiz Sheikh, which Hafiz Sheikh lost. Imran Khan इसी पे तो चीख रहा था कि why was party discipline not followed? Because we are parliamentary system and it is constitutional to follow party discipline. So this power between the two, the executive and legislature, very much blurs when it comes to parliamentary system. जैसे वहाँ पे बड़ा distinct power था ना कि executive इस तरफ और legislative, but this is not the case here anymore. और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है, वो डायरेक्टली पॉपुलेशन इलेक्ट नहीं करती. हमने डायरेक्टली इमरान खान को इलेक्ट नहीं किया था. हमने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में इमरान खान को वोट दिए, तो एक असेंबली बनी जिसने इमरान खान को इलेक्ट किया. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. यूके में भी ऐसा ही होता है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है. तो पार्लियामेंट में जो लीडर होता है वो वही होता है जिसके पास मेजॉरिटी पार्टी हो और मेजॉरिटी वोट्स हो, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. इट इज एज सिंपल एज दैट. And all of this is decided by the constitution. इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स असाइन होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एज वेल, नॉट जस्ट एग्जीक्यूटिव. वो इमरान खान तो अकाउंटेबल है ही हैं, लेकिन वो पूरी पार्लियामेंट को भी अकाउंटेबल है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आवर्स होते हैं, आपके पास अकाउंटेबिलिटी आवर्स होता है, कि आपके मिनिस्टर्स खड़े होकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पार्लियामेंट को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल को. And there's no separation of clear-cut separation of powers, as I said. We have done that already. There's a clear differentiation between the head of the state and head of the government, and the executive controls the legislative agenda. अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए जो कैबिनेट है ना, वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, तो वो डेफिनेटली पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल भी कर सकती है, बिकॉज दे आर इन द हाउस. इन द हाउस तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है. US में they are out of the house. Once they are out of the house, they don't have control what's happening in the parliament. I hope it's clear. So this is the comparative analysis of the two, but this is very much the same as we have done into the what I would say into the greater detail already. जो उन दोनों को हमने पढ़ा था, तो इसमें उस चीज को बस अलग अलग बॉक्सेस में करके मैंने लिख दिया कि जब आप इन दोनों को पढ़ें तो आपके पास एक सम अप हो जाए ये चीज. So this is very much it. Thank you for staying with me for 15 minutes longer than what we were supposed to study. But वो शुरू में थोड़े सवालों की वजह से थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा लग गया. So if you have any questions right now, please go ahead. We will spend some time on it. At least I am here. अगर किसी के पास सवाल नहीं है और वो जाना चाहता है, then he is more than willing to leave. But if you have any questions, then you can reach out to me right now. We can discuss that. But if not, then we can probably call it a day. So thank you so much, Saleman. Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया. कोई सवाल, कुछ प्रॉब्लम? नथिंग आई गेस. या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत कुछ समझ आ रहा है. यार अच्छा, jokes aside, I would it was a great time having you guys around. I would then call it a day. अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो let's just see you guys around in the session when we would start. And then obviously we would be having around 15 lectures for the subject I've kept. तो हम political sciences के 30 और फिर 15 इसके, तो we are having a great time together. 45 lectures. Little bit voice issue. Extremely sorry for that voice issue. I tried to ensure that that doesn't happen again. But I think you should have stopped me wherever there was an issue. I could have just rectified it and repeated what it was. Kiran, thank you so much, Kiran. Okay, so what would happen is मैं आपसे थोड़ा way forward discuss कर लेता हूँ, फिर आप जाएं रोज़ा शोज़ा खोलें, नमाज पढ़ें, whatever आपकी activities हैं, you can carry forward with that. तो सिर्फ ये होगा कि हम 15 lectures इसके भी रखेंगे. 15 में ये होगा कि we will try to cover it in 12 subjects या 12 lectures कि हम सब syllabus जो एक दफा 12 lectures में कर लें. Due weightage उन areas को दें जो कि past papers में repeat हो रहे हैं.
और उसके बाद फिर हम एक सेशन ऐसा रखें जिसमें हम पास्ट पेपर्स देखें, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस करें, आपके कंसर्न्स, क्वेरीज और फिर इवैल्यूएशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। जो 3 की जो मैंने स्पेस उसके लिए रखी हुई है, एंड 12 वुड बी द टारगेट टू हिट। अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली वी कैन गो ओवर दैट, 12 से हम 13 पे भी जा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, 14 में भी जा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आपको किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, बिकॉज वंस अगेन एज आई सेड, it's you who are the important over here, not me. I mean, it's supposed to be you who are to decide what way to go and how to go. So yeah, thank you so much everyone, if that's it. So yeah.